हमने अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि कैसे जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी इकॉनमी थी वो कैसी डेप्रिशिएटेड स्टैग्नेंट इकॉनमी थी जो हमारे हाथ है। अब नो डाउट उस हमने उस डेप्रिशिएटेड इकॉनमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। क्लियर? तो इसलिए जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज इंडियन इकॉनमी 1950 से 1990 तक का पीरियड वी विल स्टडी। ठीक है, तो इसमें क्या था जो आपके पास उस समय जो आपकी इकॉनमी थी, क्लियर है, आपको डेप्रिशिएटेड स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड इकॉनमी थी, उसको एक ग्रोथ के पाथ पे लेके जाने के लिए एक प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया जिसमें कि बहुत सारे जो टारगेट्स है कि अपनी इकॉनमी को कैसे हमने ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, क्या क्या इसमें करना है, सब प्लानिंग की गई, सारी स्ट्रेटजी बनाई गई। ठीक है, उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया जो आपको डेट से क्लियर कट पता होनी चाहिए, यानी कि 1950 में एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है, और उस सेटअप प्लानिंग कमीशन के आर्किटेक्ट कौन थे? आर्किटेक्ट थे आपके पास प्रोफेसर महालानोबिस इसके आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसकी मतलब सारा प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है प्लानिंग कमीशन के? प्राइम मिनिस्टर जो एट दैट टाइम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? और ऐसे ही प्लानिंग कमीशन के जो फादर थे ये विश्वेश्वराय, इसके जो फादर है प्लानिंग कमीशन जो सेटअप था उसके फादर कौन थे? मिस्टर विश्वेश्वराय। ठीक है, तो ये प्लानिंग जब हमारे पास ऐसी डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी हमारे हाथ में आई, ठीक है ना, तो सबसे पहले था कि हम इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए हमारा। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम में आपके पास जो इकोनॉमी की टाइप्स, 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। 3 टाइप्स इकोनॉमी के सबसे पहले आपके पास आती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें फ्री प्ले ऑफ रोल होता है मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई का, मार्केट फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें उस प्रोडक्शन उन्हीं चीज़ों की जाती है जो मार्केट में कंज्यूमर को चाहिए, ये नहीं देखा जाता कि उसमें वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सारे जो डिसीजन है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं और इसमें इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, दूसरी जो इकॉनमी आती है वो आती है आपके पास इसमें सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को आप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हो। इसमें जो होता है वो हमारा जो मोटिव होता है सोशल वेलफेयर कैसे होगा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो डोमिनेट करती है। ठीक है, तीसरी जो आपके पास सिचुएशन आती है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? दोनों सेक्टर ये मिलकर कर चलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, गवर्नमेंट भी काम करेगी, यानी कि प्रॉफिट मोटिव भी रहता है साथ में और सोशल वेलफेयर भी। ठीक है, उस समय की सिचुएशन को देखते समय जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था उन्होंने क्या किया, मतलब प्लान किया हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब अडॉप्ट करेंगे, दोनों सेक्टर अपना काम करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके बाद जो आपके पास ये प्लानिंग सेटअप, ये ध्यान रखना आप, बना था आपके पास 1950 में। तो इन्होंने क्या किया था? टारगेट्स को पूरा करने के लिए प्लान बनाए थे। ठीक है, जो फर्स्ट प्लान का टाइम पीरियड था 51 से लेके 1956 तक था। इस बात को अपने कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे 51 फर्स्ट प्लान का जो टेन्योर शुरू हो रहा है 51 से स्टार्ट हो रहा है, सेटअप हुआ था 50 में। कई बार बच्चों को दोनों थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 51 से स्टार्ट हुआ और इसमें हमारा था एग्रीकल्चर को, मतलब एग्रीकल्चर को हमने प्रमोट करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है कि कैसे हमने इसको ठीक करना है। क्लियर? ऐसे फिर सेकंड प्लान में हमारा इंडस्ट्री पे जोर था कि हमने इंडस्ट्री को कैसे ठीक करना है सेकंड प्लान में। ठीक है, ऐसे करते करते आपके 12th प्लान तक, मतलब जो टेन्योर था मतलब 5 ईयर के प्लान से 12th तक। पर बीच में क्या हुआ? 2015 में 12th प्लान के बीच में ही जो प्लानिंग कमीशन था ये रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस किया गया। ठीक है, मतलब इसमें स्टेट्स को भी इंपॉर्टेंस दी गई। जो इसके अंदर अब आपके पास जो आ रहा है, हमने 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है। ठीक है ना, तो दैट इज नीति आयोग अब
प्लानिंग चलता है, नॉट प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग ये 2015 में रिप्लेस किया गया, मतलब यानी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया बाय नीति आयोग 2015 में। वो 12th प्लान ईयर चल रहा था, उसका भी टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, उसका टेन्योर 2017 तक चलना था, ठीक है, जो भी अब 2012 से लेकर 17 तक चल रहा था, तो बीच में उसको रिप्लेस किया गया, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की? नेशनल, यू कैन नोट डाउन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल, ठीक है, अपनी नोटबुक लेके बैठा कीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म, क्लियर। तो जो हमारे ये रिप्लेस किया गया, ठीक है, हमने तो प्लान जो 5 ईयर प्लान उसको डिस्कस करना है जो आपके टॉपिक में है। तो ये प्लान थे जो हमने 12 5 ईयर प्लान जो हमारे बने थे। एक तो ये देखो, इसमें आपके पास गोल्स थे, हमारे करना क्या है, प्लान क्या थे, स्ट्रेटेजी बनानी है कि ऐसे हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। आपको टू द पॉइंट क्लियर कट मीनिंग आना चाहिए, व्हाट इज ए प्लान, ठीक है। तो दूसरा आपके पास आता है, एक इसमें आता है शॉर्ट पीरियड गोल और एक आता है लॉन्ग पीरियड गोल। शॉर्ट पीरियड गोल यानी कि जो प्लान स्पेसिफिक थे, प्लान स्पेसिफिक, यानी कि जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपने एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देनी है, सेकंड में आप इंडस्ट्रीज को दे रहे हो, ऐसे ही 7th में आपके जो टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसको मतलब उस पे हमारा एम्फेसिस था। यानी कि ये हमारे जो टिपिकल एक प्लान को लेके जो टारगेट्स हमने पूरा करने हैं, दैट इज प्लान स्पेसिफिक थे, शॉर्ट पीरियड गोल्स थे। एक देखो ओवरऑल हमारा टारगेट तो सब में, ऑब्जेक्टिव हमारा सब में एक ही था, इकोनॉमी की ग्रोथ करना, पॉवर्टी को दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, ठीक है, मतलब ऐसे जीडीपी को इंक्रीज करना, ये सारे टारगेट थे, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, ये सारे जो कॉमन गोल थे सभी 5 ईयर प्लान के जो कॉमन गोल थे, दैट आर लॉन्ग पीरियड गोल, ठीक है। लॉन्ग पीरियड गोल यानी कि जो कॉमन थे, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, सबके कॉमन गोल थे, ठीक है, लॉन्ग पीरियड गोल। लॉन्ग पीरियड गोल को आप इसको पर्सपेक्टिव गोल भी कहते हो, पर्सपेक्टिव गोल्स भी बोला जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म्स। लॉन्ग पीरियड गोल को पर्सपेक्टिव यानी कि कॉमन गोल थे जो सारे आपके प्लान के कॉमन थे। अब आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कि पूछने को, इस पे भी डिफरेंस पूछ सकता है 3-4 मार्क्स का बना के, बाकी आपके पास एमसीक्यू पड़े हैं, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, गोल क्या थे प्लानिंग के, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी वेटेज रहती है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी 6 मार्क्स में वेटेज रहती है, लॉन्ग नहीं आता तो वो कुछ ना कुछ पार्ट बना के पूछ लेता है इसके। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हमारा एक ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ, यानी कि अपने जो इकोनॉमी की ग्रोथ करना, ये हमारे गोल्स है, ठीक है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्लियर। ग्रोथ करना यानी कि जीडीपी को इंक्रीज करना, यानी कि हमारे जीडीपी में तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में डिस्कस किया जो भी नेचुरल सोर्सेज को यूज करके जो आता है, सेकेंडरी जिसमें रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर की जाती है उसमें, गुड्स में, ठीक है, थर्ड सर्विस सेक्टर। तीनों सेक्टर्स की इंप्रूवमेंट करना ताकि हमारे देश की इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज हो, ठीक है। दूसरा एक होता है कि जीडीपी के साथ साथ पॉपुलेशन भी कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है, तो उतना बेनिफिट नहीं होगा, लिमिट भी होनी चाहिए पॉपुलेशन की रेंज में, ठीक है। ग्रोथ हमारा ऑब्जेक्टिव था। दूसरा आपके पास ऑब्जेक्टिव आ रहा है जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन यानी कि मॉडर्न सिर्फ हमें मतलब मॉडर्न कपड़े पहनने से मॉडर्न नहीं हो जाते। मॉडर्न हमारी एक सोशल आउटलुक, यानी कि जो हमारी सोशल आउटलुक है, जो कि हमारा नजरिया है, उसको भी हमने चेंज करना है। सोशल आउटलुक भी मॉडर्न होनी चाहिए, ठीक है, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, हमें ओपन हार्ट होना चाहिए, ठीक है, सोशल आउटलुक होनी चाहिए। और मॉडर्नाइजेशन इन टेक्नोलॉजी यानी कि अडेप्ट करनी है हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ठीक है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सोशल आउटलुक इसके अंदर दोनों आते हैं, क्लियर। फिर आपके पास तीसरा गोल आ रहा है आपके पास सेल्फ रिलायंस यानी कि हमने आत्मनिर्भर होना है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस यानी कि हमने आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट होना है, जो अपनी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज को रिड्यूस करना है,
क्लियर, सेल्फ रिलायंस। फिर इक्विटी, यानी कि जो इकोनॉमी में हमने इक्विटी, ऑल द सेट जितने भी लोग हैं उसमें जो रिच पुअर्स के बीच में जो भी गल्फ है उसको कम करना है। इक्विटी, सब लोगों को बराबर लेके आना है, ठीक है, नो ना कोई गरीब, ना कोई पुअर, ना कोई रिच, ठीक है, इक्विटी लाना चाहिए, इक्विटी हमारा गोल था, ठीक है, सब आल सेम, सब सेम है सबके लिए, ठीक है, दैट हमारे गोल से। और भी बहुत सारे लिख सकते हो, पॉवर्टी रिमूव करना था, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना था, स्टेबिलिटी मेंटेन करना था, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर आपके जो मेन आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। क्लियर, तो ये आपके पास आगे लॉन्ग जो ऑब्जेक्टिव्स थे, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस रहेगी। अब मैंने आपको बोला है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अपने पास एग्रीकल्चर को डिस्कस करना था हमने, उन्होंने जैसे कि आपको बेसिक पता ही है वैसे एग्रीकल्चर, पता होना चाहिए फीचर्स कैसे हैं, हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया कि पता है हमारी जो इकोनॉमी थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड एग्रीकल्चर थी, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, ठीक है ना, लो मतलब कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी था, सारे फीचर्स थे उसके, डिपेंडेंस ऑन नेचर थी, रेनफॉल के लिए नेचर पे डिपेंड करना पड़ता था, ये सारे फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर है। बट ये जो एग्रीकल्चर यानी कि जो अपनी इकोनॉमी की एक बैकबोन है, जैसे हमारी बॉडी में जो बैकबोन है, अगर दर्द होती है तो हमारी पूरी बॉडी में पेन आती है ना, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, ऐसे एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, ठीक है, हमारे मेन ऑक्यूपेशन ही लोगों का अभी भी एग्रीकल्चर है, रूरल बेस्ड लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, बैकबोन है अपनी इकोनॉमी की, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या, ये कोई जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन करती है अपनी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सोर्स है आपके लिए, ठीक है, काफ़ी लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड दे रही है, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड पे भी इसका रोल है, ऐसी सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, जो राइस व्हीट है, जो भी अपनी पल्सेस सब एग्रीकल्चर से हम ले रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। दैट्स वाई कि सबसे पहले हमने जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव करना है उस पर जोर दिया गया है। अब हमने डिस्कस करना है कि कैसे एग्रेरियन रिफॉर्म्स, यानी कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है, फर्स्ट प्लान के अंदर। जो पहले आपके पास आ रहा लैंड रिफॉर्म को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बोले जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या किया गया, उन्होंने अबॉलिशन ऑफ जो मिडल मैन थे, जमींदारी सिस्टम, उसका अबॉलिशन किया गया। मिडल मैन, जिसको जमींदार को मिडल मैन भी बोला जाता है, इंटरमीडिएट्स भी बोला जाता है, क्लियर, उसका अबॉलिशन किया गया, ठीक है, जिससे क्या हो गया कि जो लैंड सी वो टिलर ऑफ सॉइल, यानी कि जो उस पर काम करता है वही उसका ओनर होगा, ठीक है, उसका जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन किया गया, जिससे क्या हुआ, अराउंड 200 लाख जो फार्मर्स थे वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आए, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। फिर लैंड रिफॉर्म के अंदर आपके पास आ रहा है लैंड सीलिंग, यानी कि मैक्सिमम लिमिट, जो लैंड की मैक्सिमम लिमिट है उसको फिक्स किया गया कि एक फार्मर कितनी को अपने लिमिट अपने पास लैंड रख सकता है, तो जो बाकी लैंड थी जो एक्स्ट्रा होती थी वो लैंडलेस जिनके पास जमीन नहीं थी उनको दे दी गई, ठीक है, इसका फिर इससे क्या हुआ, इक्विटी, ठीक है, वो अपनी थोड़ी सी इक्वालिटी आई लोगों में, क्लियर, लैंड सीलिंग, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई। फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि जो लैंड होल्डिंग, यानी कि जो इधर उधर छोटे छोटे टुकड़े, किसी का अगर यहाँ पे एक पीस यहाँ पड़ा लैंड का, कहीं लैंड का पीस कहीं और पड़ा है, तो उनको बेनिफिट नहीं हो पाता था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो मशीनरी लगानी है तो जगह भी चाहिए, दैट्स वाई कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब एक ही जगह पे लैंड उनको प्रोवाइड कर देते, ठीक है, यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंडिंग, स्कैटर्ड लैंड की बजाय टू प्रोवाइड लैंड एट वन प्लेस, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग होगी, आपके पास लैंड रिफॉर्म के अंदर आ रहे हैं। फिर जनरल रिफॉर्म कोई भी यूज ऑफ HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं, हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स उसका यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने, इरिगेशन या इसमें आप कह सकते हो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई उनको, ठीक है, और ये आगे हमने रूरल डेवलपमेंट, आपके पास एक टॉपिक आना है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है हमें, जिसमें हमने कैसे उन्होंने एक नाबार्ड बैंक, एपेक्स बैंक है जो उसकी स्थापना की फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये सारे हमने आगे अपने रेगुलेटेड मार्केट्स बनाएंगी, सारे रूरल डेवलपमेंट एक टॉपिक के अंदर हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो फिर इसके टॉपिक के अंदर आपके पास आ रहा है टेक्निकल रिफॉर्म जिसको आप न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी भी कहते हो, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है,
ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो यूज कर रहे थे आप HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी थी जिसको मिरेकल सीड्स भी बोला जाता है। इसने चमत्कार कर दिया है, ठीक है, प्रोडक्शन, बहुत सारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो यूज ऑफ क्यों आई, बाय द यूज ऑफ HYV सीड्स है। इसके फादर पूछा जाता है कि भाई इनके फादर कौन थे, फादर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन इसके फादर कहे जाते हैं, ठीक है। और ये 2 फेज में आई थी जो आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन थी, इसके ये 3rd प्लान के मतलब अंदर आई है। ये जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी, इसके 2 फेजेस थे। फर्स्ट फेज में आपके पास आ रहा था मिड 60 से लेके मिड 1970 तक का जो टाइम पीरियड था। फिर दूसरा फेज था इसका 1970 मिड से टू मिड 1980s, ठीक है। ये था जो फर्स्ट जो पीरियड था इसका, वही ये मतलब क्लियर, मिड 60 से 70 से 80। जो ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें बेनिफिट क्या हुए, नो डाउट हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस, लोगों के पास सब सरप्लस बचा, यानी कि कहाँ हम पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अपने सिर्फ अपना गुजारा कर पाते थे। अब मार्केटेबल सरप्लस यानी कि उनके पास सेल करना क्रॉप्स को इन दी मार्केट में उसको सेल करना, ठीक है, बिकॉज उनके पास सरप्लस अब बचता था तभी सेल करेंगे ना। प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण उनका मार्केटेबल सरप्लस मतलब स्टार्ट हुआ, जिसके कारण उन्होंने क्रॉप्स की सेल स्टार्ट की, ठीक है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण बफर स्टॉक, गवर्नमेंट को बफर स्टॉक में भी फायदा मिला। कई बार जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है तो गवर्नमेंट अपने पास इसको स्टॉक को रख लेती है, जो इमरजेंसी के समय कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो स्टॉक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब लो इनकम लोगों को भी फायदा हुआ काफ़ी, बिकॉज क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो उसके नेचुरली रेट भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते, लो लेवल इनकम को भी इसका बेनिफिट काफ़ी, मिडल मैन जो मीडियोकर तबका था उसको काफ़ी लो इनकम थी जिनकी, उसको काफ़ी बेनिफिट मिले इस चीज़ के। ऐसे ही उसके आपके पास इसमें ऊपर मेरिट्स है, डीमेरिट्स भी पूछी जाएंगी, तो हमने चलो मेरिट्स डिस्कस किए हैं इसकी, मेरिट्स, ठीक है। अब डीमेरिट्स मतलब वही कि ये लिमिटेड एरिया था, लिमिटेड यानी कि लिमिटेड एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई है। लिमिटेड एरिया जैसे कि पंजाब, ठीक है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे इसके लिमिटेड स्टेट्स में आई है। लिमिटेड क्रॉप्स थी, जो क्रॉप्स भी लिमिटेड थी, वीट एंड राइस हर उस पे नहीं आई थी, ठीक है, वीट एंड राइस लिमिटेड क्रॉप्स थी, लिमिटेड एरिया था, ठीक है। बेनिफिट तो जो लैंडलॉर्ड जो ज्यादा बेनिफिट रिच फार्मर को इसका ज्यादा फायदा हुआ, बेनिफिट्स टू जो रिच फार्मर्स थे, क्योंकि ये कॉस्टली थे HYV सीड्स, तो हर कोई नहीं खरीद पाता था इसको, बेनिफिट टू रिच फार्मर्स था। दूसरा कह सकते हो ये मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी जो HYV सीड्स है, ये ज़्यादा मतलब उनकी नेचर थी जो मतलब पेस्ट अटैक ज़्यादा होते थे, ठीक है ना। ये जो अगर इस सीड से आप फसलों की ग्रोथ करते हो तो उससे पेस्ट अटैक ज़्यादा होते थे, जिसके कारण नेचुरली पेस्ट अटैक का भी खतरा ज़्यादा बना रहता था, ठीक है। ये आपके साथ सारे उसके डीमेरिट्स आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन की बार पूछा जाता है सब्सिडीज पे, ठीक है। सब्सिडीज मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। हमारे जो फार्मर है मार्जिनल फार्मर्स है, मार्जिनल मतलब जो अपना ही गुजारा कर पाते हैं, ठीक है, ज़्यादा इनकम नहीं होती है उनको, क्लियर। तो सब्सिडीज प्रोवाइड की, सब्सिडीज यानी कि उनको सब्सिडीज क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्ट। फाइनेंशियल असिस्टेंस में उनको जो भी इनपुट्स हैं वो इनपुट्स उनको कम रेट पे प्रोवाइड किए जाते हैं, कम रेट पे, कम प्राइस पे उनको मतलब मार्केट से कम प्राइस पे इनपुट्स मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इससे सब्सिडीज का क्या फायदा हुआ। इसी के भी मेरिट्स डिमेरिट्स में क्वेश्चन आता है कि आप क्या डिफेंड करते हो, रिफ्यूट करते हो। इसके अगर डिफेंड करते हो यानी कि इसके पक्ष में हो, ठीक है ना, पक्ष में वही, ठीक है, जो पुअर फार्मर को काफ़ी इसका फायदा हुआ, ठीक है ना, पुअर फार्मर को इसका काफ़ी फायदा हुआ, ठीक है। और दूसरा रिफ्यूट में आप ये कह सकते हो कि अगर ठीक है गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो रहा है ना, तो यानी कि गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ गया, ठीक है ना। इसके डीमेरिट्स में आ रहा है यानी कि जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था वो इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट का बर्डन इंक्रीज हुआ, ठीक है ना।
तो दूसरा आप एक और बात याद रखना कि ये जो रिफॉर्म्स थे, लैंड रिफॉर्म हम कहते हैं एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये अभी भी उतना मतलब पावरफुल, ठीक है किया तो गया, पर उतना उस पावरफुल वे में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। यानी कुछ लेजिस्लेटिव कह सकते हो उसमें लूप होल से जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तब उसके बावजूद भी ये अभी भी जमींदारी सिस्टम कंटिन्यू रहा और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर होता रहा, ठीक है ना। तो ये आपके पास एग्रीकल्चर है, तो अब डिस्कस करना है उसके बाद इंडस्ट्रियल्स। अब आपके पास आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो सेकंड प्लान में जो टारगेट था हमारा इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करना, जिसको आप पेपर ये भी पूछा जाता है सेकंड प्लान कोई ना मॉडल ऑफ ग्रोथ, महालनोबिस जो आर्किटेक्ट है उनके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या था, सबसे पहले जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट पॉलिसी थी 1948, जो फर्स्ट पॉलिसी आई थी, ठीक है। यानी कि हम मतलब ठीक है ये कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल में हम फेमस थे, ठीक है। हमारी इंडस्ट्रीज थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी थी, जो वन इन जमशेदपुर एंड दूसरी कोलकाता, ये हमारी इंडस्ट्रीज थी। बट वही बस हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल थी, गवर्नमेंट सेक्टर ने काम करना था सोशल वेलफेयर के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव नहीं दिए जाते थे, ठीक है। दैट्स वाई जो इंडस्ट्रियल ये पॉलिसी मतलब इतनी कामयाब नहीं रही जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, ठीक है। 1948 फर्स्ट पॉलिसी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर इसीलिए 1956 30 अप्रैल 1956 में सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसको कि आईपीआर जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक बनाया गया, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया, जिसमें क्या था एक 3 टायर्स, मतलब इसमें शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को बांटा गया। शेड्यूल ए के अंदर कौन कौन सी 17 इंडस्ट्रीज आती थी, कोई भी आर्म्स एम्यूनिशन जैसे हथियार बनाने हैं, एटॉमिक एनर्जी है, कोई हैवी कॉर इंडस्ट्रीज है, एयरक्राफ्ट, रेलवे, शिपिंग, ऐसी जो इंडस्ट्रीज है वो सारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रहेंगी, ठीक है, अंडर रहेंगी। शेड्यूल बी सेकंड में 12 इंडस्ट्रीज आती थी, जो करेगा तो उसको स्टेट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सेटअप करेगी, वहाँ इसकी सप्लीमेंट इसको बढ़ाना है काम को, तो दैट इज मतलब एफर्ट्स प्राइवेट सेक्टर द्वारा की जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, एल्यूमिनियम, माइनिंग इंडस्ट्रीज थी, मशीन टूल्स थे, फर्टिलाइजर एटसेट्रा। और इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी आती थी शेड्यूल सी, वो जो भी इंडस्ट्रीज बचती हैं वो थर्ड इंडस्ट्रीज जो शेड्यूल सी थी वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्टैब्लिश की जा सकती थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दूसरा जो अपने इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर द्वारा मतलब एस्टैब्लिश करनी थी, उसके लिए क्या था, लाइसेंस राज, जिसको कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने शुरू की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसको आप लाइसेंस राज भी कहते हो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी, एक रिटर्न परमिशन थी, जो कोई इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले एक रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट लेनी पड़ती थी, दैट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल मतलब रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई भी किस चीज के लिए परमिशन लेनी है, कोई भी सेटअप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, कोई नई इंडस्ट्री को सेटअप करना है, या कोई भी उसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, ठीक है ना, कोई भी उसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, कोई भी उसमें वैरायटी चाहिए, वैरायटी तो डाइवर्सिफिकेशन ही हो गया ना, इलेबोरेट करना है या कैसे भी है तो एक्सपैंड करना है, तो दैट्स वाई इनको एक लाइसेंस, उसके लिए एक्सपैंड करने के लिए भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे पीछे पर्पस क्या था, पर्पस वही मतलब एक रीजनल, एक दूसरा एक और बात, जो भी लाइसेंस राज था या लाइसेंस पॉलिसी थी, ये जो बैकवर्ड एरिया में अगर आप इसको स्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको वो लाइसेंस इजीली मिल जाता था। इफ यू मतलब सेटअप ऑफ इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया तो लाइसेंस इजी था। पर्पस इसके पीछे क्या था कि वही रीजनल इक्वालिटी, रीजनल इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना इसका मेन पर्पस था, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस 3 चीजों के लिए, सेटअप के लिए, एक्सपैंड के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। पर इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, मिसयूज भी होता था, ठीक है, मिसयूज भी था। और दूसरा इसका वो क्या कहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी था कि लाइन मतलब टाइम भी लगता था काफी लेने के लिए लाइसेंस। मिसयूज इस टाइप से था कि कई बार वो कंपटीशन के डर से एक और नया लाइसेंस ले लेते थे, ठीक है ना, मतलब पुरानी इंडस्ट्रीज ही नया लाइसेंस ले लेते थे, ठीक है। तो ये इसके था, ड्रॉबैक भी आ रहे हैं। और इसके बाद आपके पास आ रहा है कि ट्रेड सेक्टर में अब क्या किया गया 1950 से लेकर 1990 के बीच में। ट्रेड सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डोंट इग्नोर। ट्रेड पॉलिसी क्या थी कि इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी,
हमने एक इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, इनवर्ड अपनी ही कंट्री के अंदर झांकना है, मतलब इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, जिसको आप कहते हो या कह सकते हो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो गुड्स को पहले हम इंपोर्ट करते थे उसका सब्स्टिट्यूशन यानी कि मिलती जुलती गुड्स अपनी कंट्री में उसकी प्रोडक्शन करना। क्लियर, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? रेफर्स टू रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो गुड्स की पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे तो उसको रिप्लेस करना बाय दी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। क्लियर, दैट इज इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। इसका एम क्या था? एम वही अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज थी हमारे पास, हमने पीछे पढ़ा है फॉरेक्स, जैसे फॉरेन एक्सचेंज ही बोलते हैं इसको, वो हमारी मतलब कम थी हमारे पास, उसकी सेविंग के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी मतलब हमने अडॉप्ट की। दूसरा आप कह सकते हो कि कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट, हमारा गोल भी था ना ऑब्जेक्टिव में सेल्फ रिलायंस, कि हमने आत्मनिर्भर बनना है ना, सेल्फ रिलायंस, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ये इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी को बनाया। ठीक है, तो इसके टूल्स क्या थे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी को, मतलब कैसे अपनाया गया? इसके लिए टैरिफ, ये मैं यहाँ पे आपके मेंशन कर रही हूँ। इसके टूल्स क्या थे? टूल्स यानी कि टैरिफ, एक था टैरिफ, एक था कोटा। ठीक है, टैरिफ और कोटा। ठीक है, टैरिफ और कोटा। टैरिफ यानी कि जो इंपोर्ट गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है, दैट इज टैरिफ। इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। टैरिफ, टैरिफ यानी कि ड्यूटी ऑन इंपोर्ट गुड्स थी, उसको इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि हम कम से कम इंपोर्ट करें। ठीक है, यानी कि अपनी गुड्स कंट्री में सब्स्टिट्यूशन करना है गुड्स का। दूसरा होता है कोटा। कोटाज मतलब उसको नॉन टैरिफ बैरियर भी कहते हैं, इसको मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स भी, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कहते हैं। यानी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी कि ये थी मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों गुड्स की मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर दिया गया, यानी कि आप उससे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि टैरिफ जो था ये टैक्स ऑन जो भी इंपोर्ट गुड्स पे लगता था, और नॉन टैरिफ बैरियर यानी कि कोटा जिसको बोलते हो, ये ऑन मैक्सिमम लिमिट उसकी, कोटा यानी कि फिक्स कर दिया गया उसका कितना हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थे आपके पास इसके टूल और एम क्या थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। पर इसका एक ड्रॉबैक भी, डीमेरिट्स भी है। ठीक है, नो डाउट हमने ये हमारे गोल थे अचीव करना था, पर एक डीमेरिट, सबसे बड़ी डीमेरिट थी कि हर एक कंट्री के पास हर चीज़ की प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइजेशन नहीं होती ना होने का। दैट इज वाई जो हमारे तो नेचुरल सोर्सेज थे, ठीक है ना, मतलब आप कह सकते हो उसका जो नेचुरल सोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पहले ही स्कार्सिटी थी नेचुरल सोर्सेज की। ठीक है ना, तो ये सारे इसका मेन ड्रॉबैक आता है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी का। कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना, नॉलेज हाई क्वालिटी की उतनी चीज़ नहीं बन पाती, ये सारे इसके ड्रॉबैक्स आते हैं। क्लियर। एक और बात जो हमने जो डिस्कस किया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें एक ना SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी इंपॉर्टेंस दी गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि 1955, ये इंपॉर्टेंट है डेट, 1955 में एक आपके पास द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी थी, जिसने यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस को बताया। यानी कि कौन क्या, द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कमेटी, जिसको कार्वे कमेटी भी कहते हैं, कार्वे कमेटी भी कहा जाता है जिसको। ठीक है, इन्होंने मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को बताया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या थी, जैसे कि आपको तो उसके लिए लेबर कम चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। दूसरा, इसके लिए आपको पैसा कम, लेस फाइनेंस की ज़रूरत है। तीसरा, कुछ ज़्यादा आपको लार्ज बड़ा एरिया भी नहीं चाहिए, ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए, इजी असेसेबल एरिया हो जाता है। ठीक है ना, ये सारे इसके मेरिट्स के पॉइंट्स थे। तो इसकी जो लिमिट थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, वो 5 लाख से इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दी गई बाद में। ठीक है, तो ये था आपके पास टॉपिक। अगर आपको इसका एनालिसिस पूछा जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ 1950 से लेके 1990 की पॉलिसी का, तो आपने वही एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म्स हुए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे, जो आपके पास ये फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी रिफॉर्म्स थे, साथ में मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर देना। क्लियर। एंड ये था आपके पास क्विक रिवीजन ऑफ 1950 to 1990 टॉपिक की। एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।